हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डीएलएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो 2 मार्क्स के थे। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, सामान्यतः बच्चों को समझ नहीं आता है। देखो, हमारा जो इंग्लिश का जो पेपर है ना, ये 3 भागों में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, 7 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क, 2 मार्क का क्वेश्चन है। और उसके साथ ही आपको ये कितने वर्ड्स में लिखना होता है? 30 वर्ड्स में लिखना होता है। और पहले सेक्शन में आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। आप छोड़ोगे तो फिर आपके नंबर कट होंगे। तो आपको 30 वर्ड लिखने होते हैं। 30 वर्ड का मतलब क्या है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है 30 वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो, इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से काउंट किए जाते हैं। तो आप तो ये मान के चलो कि आप कुछ भी नहीं तो 50 वर्ड्स 40 वर्ड्स आप लिख सकते हो। और ये 40 वर्ड्स आपके, जब आपकी जो कॉपी होती है ना, उसमें कितना 4 to 5 लाइन में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ना, वो आपके वर्ड्स तो काउंट करने नहीं बैठेगा ना। वो क्या करेगा, वो देखता है कि भी इसका जो फॉन्ट साइज है वो कितना है, यानी कि आपकी जो लिखावट है, जो आप लिख रहे हो वो कैसा है। अगर किसी बच्चे ने छोटा छोटा लिखा होगा तो वो 3 लाइन में कवर कर जाएगा। और किसी बच्चे ने अगर नॉर्मल फॉन्ट में लिखा होगा तो उसका 4 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या ध्यान रखना, अब आप ये खुद मेजर कर लेना कि आप कैसा लिखते हैं। ये तो आप ही देखोगे ना। हाँ, तो उस हिसाब से नॉर्मल हम लोगों की जो राइटिंग होती है वो मतलब नॉर्मली होती है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। तो उसको कैसे करना है आपको, 4 to 5 लाइन में आपका हो जाएगा। और मैं उतना ही कराऊंगी आपको। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने वो नहीं देखा है इससे पहले वाला वीडियो, वो भाई देख लो जाके। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना लूंगी आज ये क्लास होने के बाद ना, तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी इसकी। और भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, क्योंकि बुक तो आप पढ़ लोगे। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, बुक तो आप पढ़ लोगे, बट वो जो आंसर है ना, वो आंसर आपको मिल नहीं पाएगा। क्योंकि आप बुक पढ़ते हैं तो आप एक टॉपिक देखते हैं और टॉपिक के अनुसार फिर आप क्या करते हो, उसको पढ़ते हो। लेकिन जो क्वेश्चन होता है ना, वो टॉपिक के बीच से उठा के दिया जाता है। अब फिर वो आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए ना इंटेंसिव रीडिंग करनी होती है, यानी कि आपको गहन अध्ययन करना पड़ता है। अब भाई आपके पास अगर समय है और आप कर सकते हो तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, लग रहा है कि आंसर नहीं मिल पा रहा है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो फिर यहाँ आपकी हेल्प हो ही रही है। और इसलिए अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रही, मैं कुछ भी नहीं बोल रही, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने फ्रेंड्स को, आपके जो क्लासमेट हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर करो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको समझ आया है या फिर कुछ अच्छा हुआ है। ठीक है, देखो, हाँ, तो अब हम जो करेंगे वो 5 मार्क्स वाले हैं। इससे पहले जो ग्रामर के क्वेश्चन थे ना, वो ग्रामर के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामर की 5वीं यूनिट है आपकी इंग्लिश की, डीएलएड फर्स्ट ईयर। ठीक है, जो 5 यूनिट है ना, ये वाला पेपर सॉल्व हो जाए फिर हम पूरा ही कवर करेंगे वो ग्रामर वाले यूनिट को, क्योंकि छोड़ने से फायदा नहीं है ना। अब मैं कहाँ तक कराऊंगी, वॉइस होगा और आपके जो टेंसेज होंगे, या फिर आपका जो कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें, नरेशन होंगे। तो एक एक क्वेश्चन कराने से तो कोई फायदा नहीं है ना। इससे अच्छा ना कि पूरा टॉपिक ही कवर कर लो। ठीक है, अच्छा, तो आओ देखो यहाँ पर क्या है। तो अब क्या कर रहे हैं, 5 मार्क्स के। तो 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे करने हैं। यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। कोशिश करूंगी कि आज की ही एक और वीडियो डाल दूं। ठीक है, तो समझ लो, डिस्कस प्रॉब्लम इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। बोल रहा है कि जब हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें हमको क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है। क्या बोल रहा है? डिस्कस प्रॉब्लम इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, कि सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में हमको क्या दिक्कत आती है। अब देखो, सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है? सेकेंड लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक वो भाषा जो आपकी मातृभाषा नहीं है, जो आप सीख रहे हैं, आपने वो एक्वायर नहीं की है। एक्वायर नहीं करने का मतलब क्या है? एक लैंग्वेज है जो आपके घर में बोली जा रही है। ठीक है, आपकी मदर टंग होती है वो। और एक होता है जो आप बाहर जाके सीख रहे हैं। अब वो इंग्लिश हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, तो जब आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, आंसर देखना।
इन द सेकेंड लैंग्वेज, कि जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं या फिर कोई भी सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, वी डू नॉट, देखो ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक पॉइंट को ना अच्छे से समझना। इन द सेकेंड लैंग्वेज, की दूसरी लैंग्वेज में, वी डू नॉट एक्चुअली एक्वायर अ लैंग्वेज, कि जब हम कोई सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, लिख रहा है ना, इन द सेकेंड लैंग्वेज, इन द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, कि जब हम कोई सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, वी डू नॉट एक्चुअली एक्वायर अ लैंग्वेज, तो वो जो लैंग्वेज है ना वो हमने एक्वायर नहीं की है। यानी कि एक्वायर करने का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी जो जो फर्स्ट लैंग्वेज है, फिर जो आपकी जो मदर टंग है वो आप एक्वायर करते हो, ये आप एक्वायर नहीं कर रहे हो, ये आप लर्न कर रहे हो, ठीक है। हिंदी हम सबकी अमूमन हिंदी लैंग्वेज है सबकी, जो जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वो हमने एक्वायर की है। लेकिन जो इंग्लिश हुई या फिर जो अदर लैंग्वेज हुई ना, वो हम एक्वायर नहीं कर रहे हैं, वो हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो वी ऑलरेडी पोजेस लैंग्वेज, तो हमने पहले से ही एक लैंग्वेज पर ना अधिकार किया हुआ है। पोजेस का मतलब क्या है कि हमको पहले से ही कुछ आता है, तो हमने पहले से भी एक लैंग्वेज सीखी हुई है। देयरफॉर, इसलिए द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इज रेदर अ क्वेश्चन ऑफ इंक्रीजिंग अ बिहेवियर रेपरेशन ऑन। हाँ, अब इसको देखो, इसलिए जो दूसरी लैंग्वेज होती है ना उसमें बहुत सारे एक सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको अपने बिहेवियर में उसको ऐड करना होता है। इसका मतलब होता है समथिंग ऐड, क्योंकि देखो भाषा का सीखने का मतलब भी यही है कि आप अपने बिहेवियर को भी फिर उसी तरीके से मूव ऑन करोगे, ठीक है। इसको फिर से समझो एक बार और। इसलिए देयरफॉर द सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इज रेदर अ क्वेश्चन ऑफ इंक्रीजिंग, कि ये एक बहुत सारे क्वेश्चंस को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है आपके बिहेवियर के कुछ और ऐड करने में। क्योंकि देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इंग्लिश सीखा होगा कहीं बाहर जाके, तो वो ना ये भी सिखाते हैं कि हम आपको इंग्लिश भी सिखाएंगे और हम आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कराएंगे। अब आप सोचो कि इंग्लिश को सीखने में और उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने में, भाई इसमें अंतर क्या हो जाएगा? वो इसलिए अंतर देखो क्या है ना, कि आपने कोई भाषा सीख ली, लेकिन उस भाषा के साथ आपको बिहेवियरल एक्ट कैसे करना है ना, वो भी आपको सीखना होता है। तभी आप किसी भाषा को अच्छे से सीख पाते हो, या फिर तभी आप लगोगे ना वहां के नेटिव बंदे। आ रही बात समझ में? सीखना और उस तरीके से बिहेव करना, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। तो ये शब्द आपके लिए थोड़ा नया होगा, इसका मतलब भी यही है। अब यहाँ पर देखो मैं ऐड नहीं डाल सकती थी, क्योंकि ये लगता है ऐड की तरह काम करते हैं। इसका मतलब है कि भाई आपने अपनी आदतों में कोई चीज जोड़ ली है, ठीक है, आपने अपनी आदतों में, अपनी बिहेवियर में किसी चीज को जोड़ा है। अब वो क्या क्या जोड़ रहे हो आप? लर्निंग इज रेदर अ क्वेश्चन ऑफ इंक्रीजिंग अ बिहेवियरल रेपोटायर, ठीक है, रेपोटायर, यहाँ पर आर साइलेंट है, रेपोटायर। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है आपके बिहेवियर को, आपके बिहेवियर में कुछ और ऐड करने में बहुत सारी चीजें आपकी आ जाती है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे सिरे से बात करें, ऑन द अदर हैंड सेकेंड लैंग्वेज इज अ प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस, के भाई जो सेकेंड लैंग्वेज होते हैं ना वो एक प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस होता है। आपकी जो मदर टंग होती है ना, आपको उसमें कोई प्रैक्टिस करनी नहीं होती है, जबकि जो आपको जो दूसरी लैंग्वेज सीखनी होती है ना उसमें आपको खूब भर भर के प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। अब क्या क्या है? लर्निंग रूल्स, ग्रामर एंड सो ऑन। भाई आपको रूल सीखने पड़ते हैं, आपको ग्रामर सीखनी पड़ती है। भाई आपने अपनी भाषा सीखने में, हिंदी को सीखने में कितने काल याद किए थे, कितने लिंग वचन बदलो याद किए थे, कितने कर्ता ये वो जो होते हैं कारक कितने याद किए थे? नहीं किया था ना कुछ भी। हालांकि आप करते हो हिंदी में, जब आपके पास भाषा है तो आप सीखते हो, लेकिन क्या आपने, आपकी मम्मी ने ऐसे ही सिखाया था आपको? नहीं ना। बट इंग्लिश को तो हम ऐसे सीख रहे हैं, तो उसमें रूल्स आ जाते हैं, ग्रामर आ जाते हैं और काफी सारी चीजें आ जाती हैं, एंड सो ऑन। सो वी टेक मोर चैलेंजेस इन लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज। तो इसलिए हमको ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ते हैं क्या करने में? ये जो सेकेंड लैंग्वेज होती है उसको हमें सीखने में ज्यादा चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो भाई एक तो ये बन गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही हो ना तो आप मुझको बता देना कि हाँ भाई हमसे याद नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा मोल्ड करो, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाओ,
तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैं कमेंट में रिप्लाई में ही उसका आंसर मैं दे दूंगी, ठीक। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस रोल ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, कि भाई जो आपकी जो मदर टंग होती है वो इंग्लिश को सीखने में कैसे हेल्प करती है, ठीक है। 5 नंबर का है ये भी, डिस्कस द रोल ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, के इंग्लिश को सीखने में जो आपकी मदर टंग है वो कैसे हेल्प करती है। तो देखो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट डाले हैं। अब इन 4 पॉइंट के साथ आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि मैं यहाँ पर डिक्टेट करूंगी, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतना ना तो समय हो पाता है और ना मेरे पास ना इतनी जगह बन पाती है। तो देखो, तो यहाँ पर क्या करना है हमें आंसर में, मदर टंग प्ले अ बिगेस्ट रोल, कि जो मदर टंग होती है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसमें, हमारे इंग्लिश को सीखने में। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड सम कंसेप्ट्स, के आप कंसेप्ट को समझ पाते हैं। भाई मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं आपको अपनी मदर टंग में तो समझा रही हूँ ना, और पढ़ क्या रहे हैं हम यहाँ पे, इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, और समझ कौन सी लैंग्वेज में रहे हैं, इंग्लिश हिंदी में समझ रहे हैं, और आप भी हिंदी में ही समझ रहे हैं, और क्या समझ रहे हैं, इंग्लिश समझ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, तो टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट, कि आप कुछ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं यानी कि समझ पाते हैं। टू कॉम्प्रीहेंड टेंसेज, कि आप टेंसेज को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, फिर समझ पा रहे हैं, फिर उसको जान पा रहे हैं। टू अंडरस्टैंड बाय कंपैरिजन, कि आप तुलना कर पाते हैं कि भाई हाँ हिंदी में ये बोलते हैं और इसी चीज को इंग्लिश में ये बोलते हैं। भाई जैसे कि मैंने हिंदी में बोला चलना, ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे ना कि अरे चलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, वॉक, तो हो गया ना, ये कंपैरिजन आपने कर लिया, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सिस्टम, उसी तरीके से कि भी जो साउंड होते हैं ना इंग्लिश के, वो भी आप अपनी मदर टंग में सीख पाते हो। भाई जैसे कि मैंने बोला च, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी इंग्लिश में, CH, ठीक है, ये बात होती है। अब देखो काम करो जरा, क्या काम करना है, इसको मैं ये आपने पॉइंट बनाया, अब इसके आगे क्या लिखना है वो सुन लो। देखो मैंने खो दिया, रुकिए थोड़ा सा, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाइए, देखो मैं बोलती हूँ, ठीक है, क्या लिखा है, टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट, तो लिखो व्हेन अ चाइल्ड बिगिंस टू गो टू स्कूल ही हैज डेवलप्ड vocabulary and expressions in his mother tongue, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे क्या लिखना है, एट द इनिशियल स्टेज, इनिशियल की स्पेलिंग क्या है, INITIAL, at the initial stage of learning English, some concepts and ideas that are difficult to learn through English can easily be conveyed, conveyed की स्पेलिंग क्या है, CONVEYED, to him with the help of his mother tongue। इतना हो गया कंप्लीट। अब इसको समझ लो, इसका मतलब क्या है, जिन्होंने नहीं सुना नहीं लिख पाए वो लिख भी लेना और समझ भी लेना। When a child begins to go to school, जब एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, begins यानी कि जाना, BEGINS, ठीक है, he has developed vocabulary and expressions, तो वो अपनी vocabulary डेवलप करता है और वो अपने एक्सप्रेशन स्टार्ट करता है अपने ही मदर टंग में। जो भी भाई उसको वो सीख रहा है तो वो अपनी मदर टंग में ही सीखता है, जाते हुए इंग्लिश नहीं सीखता है, जो वो स्टार्टिंग करता है वो अपनी मदर टंग से करता है। एट द इनिशियल
स्टार्टिंग वाले उसमें आरंभिक स्टेज में ऑफ लर्निंग इंग्लिश, जब वो इनिशियल स्टेज होती है उसकी इंग्लिश सीखने की, सम कंसेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ आइडिया जो कि उसके लिए डिफिकल्ट होते हैं इंग्लिश में सीखने में, वो उनको इजीली समझ सकता है, कन्वेट कर सकता है, यानी कि उनको वहां तक पहुंच सकता है किसके थ्रू, अपने मदर टंग के हेल्प के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आ जाओ दूसरे वाले इस पे, टू अंडरस्टैंड सम, टू कॉम्प्रिहेंड टेंसेज। टेंसेज को कैसे समझा जाता है, अब लिखो यहां से, मदर टंग इज हेल्प टू कॉम्प्रिहेंड द टेंसेज इजीली, कि जो मदर टंग होती है वो इजीली आपको हेल्प करती है समझाने में जो भी आपके टेंसेस होते हैं, जैसे कि द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर। द वर्ड्स पॉइंटिंग आउट टेंसेस yesterday, last month, these days, tomorrow, next week, next year, etc. can be conveyed easily by making use of mother tongue। अब समझो इसको, इसका मतलब क्या है, देखो, मदर टंग हेल्प टू कॉम्प्रीहेंड द टेंसेस इजीली। जो मदर टंग होती है वो आपको समझने में बहुत इजी करता है, आपके टेंसेस समझने में, जैसे कि प्रेजेंट टेंस को, द पास्ट टेंस को एंड द फ्यूचर टेंस को। द वर्ड पॉइंटिंग आउट टेंसेज, के जो आपके जो वर्ड होते हैं ना, वो जो इंग्लिश, जो हिंदी वाले वर्ड होते हैं वो पूरा पॉइंट आउट करता है। जैसे कि हम बोलते नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, वो करता है, वो जाता है, ऐसे, या फिर था, थे, आ, ई। तो इससे आपने क्या किया, आपने अपने मदर टंग का यूज करके आपने क्या सीख लिया, किसको, इंग्लिश में टेंस को सीख लिया। फिर जैसे कि आपने सीखा मोहन खाना खाता है, मोहन ईट्स फूड, तो आपने अपनी मदर टंग को उसमें ट्रांसलेट किया। ठीक है, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। फिर क्या लिखा है, जैसे कि आप क्या कैसे सीखते हो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, दीज डेज, तो आप भाई इनको पहले आपको हिंदी बताया जाता है, तब आप इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या है, टू अंडरस्टैंड बाय कंपैरिजन, कि कंपैरिजन आप कैसे करेंगे, तो सुनिए, कंपैरिजन ऐसे करते हैं, some words and expressions of English can easily be compared to those of the mother tongue for the better understanding। फिर से सुन लो, some words and expressions of English can easily be compared to those of the mother tongue for better understanding। कि better understanding बनाने के लिए ये भी हो जाता है कि सीधा भाई आप तो क्या कर देते हो, जैसे कि मैंने बताया ना कि भाई आपने बोला ड्रिंक, आपने बोला ड्रिंक, तो इसी को ही आपने पहले क्या सीखा होगा, पीना। ठीक है, आपने बोला सोना, ठीक है, तो सोना को ही आपने सीधा सीधा किससे रिलेट कर दिया, स्लीप। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा हेल्प तो हो ही रही है ना। ठीक है, तो आप कंपैरिजन करके, यार ना, ये कंपैरिजन आपने किया, उस तरीके से आप इसको अपने उसमें ला सकते हो। और क्या है लास्ट में, टू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सिस्टम, कि भाई जो साउंड का जो सिस्टम होता है ना, अभी मैंने जैसे बताया कि भाई चा है तो उसको सी एच चा ऐसे करके लिखना होता है, तो वो भी समझ सकते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, सुन लो, द टीचर कैन यूज द मदर टंग टू मेक कंपैरिजन ऑफ द साउंड ऑफ इंग्लिश टू द साउंड ऑफ द मदर टंग फॉर मेकिंग कॉम्प्रीहेंड द यूनिक साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इन एन इफेक्टिव मैनर, कि भाई उसको और इफेक्टिव तरीके से सीखने के लिए टीचर क्या करते हैं कि इंग्लिश की साउंड को और हिंदी की साउंड को कंपेयर करके बता देते हैं कि भाई देखो इसको तो ऐसे बोला जाता है, जिससे कि बच्चा और इजीली इसको समझ जाता है। इसको एक बार और बोल देती हूँ धीरे धीरे, देखो, द टीचर कैन यूज मदर टंग टू मेक कंपैरिजन ऑफ साउंड। जो टीचर होता है वो मदर टंग का यूज करते हुए कंपैरिजन कर सकता है साउंड ऑफ इंग्लिश में टू द साउंड ऑफ मदर टंग। किसकी साउंड के साथ, मदर टंग वाली साउंड के साथ, फॉर मेकिंग कॉम्प्रीहेंड द यूनिक, क्या बनाने के लिए, उसको जो भी इंग्लिश है उस इंग्लिश के मैनर को और इफेक्टिव बनाने के लिए और उसको यूनिक बनाने के लिए। ठीक है, इतना ये हमारा है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 2 क्वेश्चन और बता दूंगी, रात तक शायद वो वीडियो आ जाए, 12, 1, 2 बजे तक, 2 बजे तक आ जाए, तो ठीक है, आप इतना ये कर लेना, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता ही देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।